नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसमें 5 लाख मुस्लिम ओबीसी के जो सर्टिफिकेट हैं उन्हें निरस्त कर दिए गए हैं और इसे बीच चुनाव के ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका बना जा रहा है। लेकिन बात टीएमसी तक नहीं है। बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पे कांग्रेस रही है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है और कांग्रेस को अब इस पर जवाब देना चाहिए। तो वहीं से बहस कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बात जवाब ममता बनर्जी से लीजिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उधर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ जातियां हैं जो मुस्लिम जातियां हैं जिन्हें ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है या जातियों के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, उसकी समीक्षा की जाएगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, पंकज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़े हुए। अनिल, क्या लगता है कि बीच इलेक्शन के डिसीजन है? खैर कोर्ट की कोई बाध्यता नहीं है कि इलेक्शन के पहले दे, बाद में दे या बीच में दे, लेकिन अगर यूं देखें राजनीतिक दृष्टिकोण से तो इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बीजेपी केवल टीएमसी को नहीं कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए बिल्कुल, हालांकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पर अपन टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये कहना होगा कि आरक्षण का इश्यू कई बार देखने को मिला है। चुनाव का माहौल है तो ये मुद्दा जो है काफ़ी गर्माता भी देखा जा रहा है।
पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन खासतौर से जब ममता दीदी ने ये कहा कि वो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, यहाँ पर बीजेपी ज़्यादा हमलावर नजर आई। इसे न्यायालय की अवमानना करार दिया और अमित शाह ने तो यहाँ तक कहा कि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है इसको वो मनवा कर रहेंगे, यानी एक जंग सी छिड़ गई है। उधर ममता बनर्जी अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, यूपी का उदाहरण दिया जा रहा है, दूसरे स्टेट का भी दिया जा रहा है। हालांकि बिहार में भी ऐसा देखा जाए कि नॉन क्रिमिनल जो अलग अलग वंचित वर्ग है उनको राहत देने के लिए आरक्षण का एक अलग प्रावधान वहाँ पर किया गया है। स्टेट की अपनी अपनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से वहाँ की सरकारों ने जो है वंचित वर्ग को कैसे लाभ दिया जा सकता है ये काम वहाँ पर किए भी गए हैं। लेकिन खासतौर से ये जो मुद्दा है, खासतौर से हम देख भी रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट के डिसीजन के बाद में चुनाव भी चल रहे हैं और चुनाव के दौर के बीच में अगर कोई मुद्दा होता है, चाहे कई बार हम देखते हैं कि कोई वंचित वर्ग से आता है, कोई कहता है कि निम्न तबके के लोग हैं, कोई अलग अलग मुद्दे रेप कांड जैसे इश्यूज आते हैं, तो इन तमाम मुद्दों को चुनावी मुहिम के दौरान ज़्यादा कहीं ना कहीं तवज्जो मिलती है और चुनावी सियासत भी कहीं ना कहीं गर्माहट देखने को मिलती है। इसी तरह से ये पश्चिम बंगाल का मुद्दा भी है। हालांकि किस करवट बैठेगा, दोनों तरफ अगर देखा जाए, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो कोर्ट का डिसीजन नहीं मानेंगे, बीजेपी दूसरी तरफ से अपना कमान और तीर लेकर खड़ी हुई है और कह रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन तो मनवाएंगे, उसके आगे एक कदम और भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ने वाली है। जी चलिए, ममता बनर्जी के इस बयान के बाद में ममता बनर्जी, देखिए, अदालत के किसी भी निर्णय से असहमति हो सकती है, निर्णय हमेशा स्वागत योग्य होता है। अक्सर कहा भी ये जाता है कि निर्णय का हम स्वागत करते हैं लेकिन हमें स्वीकार नहीं है, यानी कि हम अपील में जाएंगे, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। होता क्या है कि अदालत में केवल फैसले होते हैं, ये जजेस भी मानते हैं कि न्याय नहीं होता, खुद भी मानते हैं फैसले होते हैं, फैसले का एक आधार होता है और वो अपने जो विशेष अधिकार होता है, जो हमारा जुडिशियल पावर है, उसको आप फैक्ट्स के आधार पे, अगर ये 5 लाख सर्टिफिकेट भी खारिज किए गए हैं तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार के पार्ट पर कोर्ट को संतुष्ट करने में कुछ ऐसे दस्तावेज नाकाफी रहे जिसकी वजह से अदालत को ये फैसला करना पड़ा। लेकिन ममता बनर्जी के तीखे तेवर कोर्ट के बाद में जो टिप्पणी की गई, बीजेपी ने उसे बड़े हथियार के रूप में लिया है। सुरेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि सभी धर्मों में जातियां होंगी, जैसे हिंदू धर्म में 50 जातियां, हजारों जातियां हैं, ऐसे दूसरे धर्मों भी होंगी और वो जातियां भी जैसे हमारे जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वर्षों से, उस कैटेगरी में होंगी, तो उन लोगों का क्या होगा? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कहना है कि जो भी आरक्षण है, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, तो ओबीसी के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और जो इनके अन्य दल जो इनके साथ में है, वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर भी देखा होगा, इन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी और के जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दे दिया था। अब आप देखिए हाई कोर्ट का डिसीजन, छोटा सा सवाल है सर, मैं इस पे आ रहा हूं, मैं तो वो जानना चाह रहा हूं मेरी जिज्ञासा शांत करने के लिए कि हिंदू धर्म में जैसे सैकड़ों हजारों जातियां हैं, आपको लगता है कि दूसरे धर्मों में भी जातियां होंगी और उन जातियों में भी वो वर्ग होगा जो वंचित होगा, तो उनके साथ में कैसे, मतलब अगर वो तबका किस आज एसटी है, एससी है या मैं ब्राह्मण हूं, देखिए तो चलिए मैं हिंदू समाज से जुड़ा हुआ, लेकिन मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, सिखों में, इनमें भी तो लोग होंगे। नहीं, आप इस चीज को देखो, संविधान में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये चीज की वो चीज, भाई जब संविधान, मैं तो जाति की बात कर रहा हूं, तो जाति, भाई संविधान में लिखा हुआ है कि ओबीसी के अंदर कौन कौन सी जाति आती है, एससी के अंदर कौन सी आती है, एसटी के अंदर आती है, वो संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है उसको हम मानते हैं। लेकिन ये तो न तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, न कोर्ट के आदेश को मानने वाले। आज ममता बनर्जी कह रही है ना कि मैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगी, तो इससे साबित होता है उनकी अलायंस है कांग्रेस, आज कांग्रेस के अलायंस है, कांग्रेस को उसका खंडन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस भी चुप है। तो ये पता लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर किया है, तो वही अभी यहाँ पे चीज हो रही है कि ममता बनर्जी, अब आप ये देखिए कोर्ट का आदेश अगर इनके फेवर में होता जब तो न्यायालय बहुत अच्छा है, और इनके फेवर में नहीं होता तो न्यायालय को गाली देने लग जाता है। तो ये दोहरा जो राजनीति करने की जो आदतें है ना, इनको छोड़ना पड़ेगा और जनता इसका जवाब देती है।
मेरा फिर भी यही कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति और धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। और हम पश्चिम बंगाल में ये जो 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट खारिज हुए उसका समर्थन करते हैं और किसी भी सूरत में ममता बनर्जी का वो चीज को लागू नहीं होने देंगे। जी पंकज जी, गवर्नमेंट ममता बनर्जी की है, लेकिन कटघरे में कांग्रेस इस नाते हैं, अभी गठबंधन में भी माना है आपको, साथ में ममता बनर्जी का, हालांकि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि नहीं है ना, है ऐसे नहीं है। खड़गे जी ने तो नोटिस दिया है, नहीं, वो अधीर रंजन जी को बोला ही है ना कि आप कांग्रेस छोड़ के जा सकते हो। अधीर रंजन जी को बोला ही है ना उन्होंने कि ममता जी बोल रहे हैं इसको स्वीकार करें, एक सेकंड से आप नहीं कह सकते। साहब फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं उनको, जरा अब सुनिए तो सही। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को जब ये कहा गया कि अगर कोई आला कमान का आदेश नहीं मानेगा तो बाहर जाएगा, उसके बाद से बीजेपी नहीं और भी लोगों को लगता है कि शायद ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में कुछ सहमति बनी है। इस हिसाब से मुझे लगता है गर्ग साहब इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जी पंकज, आपके पास में आना चाहूंगा। कटघरे में कांग्रेस है, लेकिन नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कटघरे में कांग्रेस को रखना किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि जो कोलकाता हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उस निर्णय का निर्णय टीएमसी की योजनाओं के लिए, टीएमसी ने जो आरक्षण दिया उसके लिए आया है। और कांग्रेस का कहीं से भी टीएमसी से कोई गठबंधन नहीं है, वो इंडिया अलायंस के गठबंधन की सहयोगी भी नहीं है। लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब ये न्यायालय का निर्णय है तो उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ क्योंकि टीएमसी इंडिया गठबंधन का अलायंस नहीं है तो हमें उस पर वो कुछ नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात, देखिए कांग्रेस ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की बात कही है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जो काम होते हैं उसको करने की बात कही है। बीजेपी लगातार जनता के बीच ये मिसकंसेप्शन फैलाने की कोशिश कर रही है कि हमने कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात की है। हमारा पूरा मैनिफेस्टो उठा देख लो, 10 बार देख लो, 50 बार देख लो, और इसी का रिजल्ट है कि देश की जनता ने हमारे मैनिफेस्टो को लगातार डाउनलोड किए। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगातार मैनिफेस्टो डाउनलोड किए, वहां देखा कि ऐसा कोई भी वायदा हम लोगों ने नहीं किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बीजेपी अभी सुरेश जी कह रहे थे तेलंगाना आंध्र प्रदेश, भूल गए कि आंध्र प्रदेश में इन्हीं की बीजेपी की सरकार ने टीडीपी के साथ अभी गठबंधन किया और टीडीपी के साथ गठबंधन करके अपने घोषणा पत्र में ये मेंशन किया है कि वो मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। तो जो इनका दोहरा चरित्र है, इन्होंने गुजरात में, आप सबने देखा होगा, अभी थोड़े टाइम पहले मोदी जी का खुद का वीडियो आया कि गुजरात में वो मुस्लिमों को आरक्षण देने के पक्षधर हैं। ये खुद मोदी जी का स्टेटमेंट है। तो जिस तरीके से इन लोगों ने के अपनी सुविधा के अनुसार सुबह क्या स्टेटमेंट देते हैं, शाम को क्या स्टेटमेंट देते हैं और जनता को बरगलाने का काम ये लोग लगातार करने का काम कर रहे हैं, ये अपने स्टेटमेंट पे रहते नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा न्याय की बात की है। न्याय यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो एक असमानता है इस देश में फैली हुई है उसको किस तरीके से पाट पाए उसका काम करने का काम किया है। जो भी वंचित शोषित वर्ग है उनको सबको मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जी गर्ग साहब, जी टीडीपी का जिक्र पहले भी इस पर हुआ क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसे, और मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कर्नाटका में जेडीएस के साथ पिछले 30 साल हो गए लगभग, जेडीएस के साथ जब इन्होंने सरकार बनाई और ये जेडीएस के साथ गठबंधन में है कर्नाटका में भी मुस्लिमों को आरक्षण है और जो जेडीएस और बीजेपी की सरकार ने दिया है। तो जो दोहरा चरित्र बीजेपी का है, मुझे लगता है कि सुरेश जी जो बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं इनको इस पर ध्यान देना चाहिए और क्लियर करनी चाहिए। हम तो क्लियर कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर कि हम तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमने दे दिया ना, 95 में दे दिया, इसके बाद तो चेंज हो गया। जब जेडीएस के साथ में आपका अलायंस रहा, टीडीपी के साथ अलायंस है, टीडीपी के साथ में अभी अलायंस है, लेकिन टीडीपी ने साफ कहा है कि 4% आरक्षण हम लोग देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन नहीं, भारतीय नहीं देगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो आप तोड़ दीजिए ना, अलायंस तोड़ दीजिए ना। आपके जो अलायंस पार्टनर है चलो ये बता दीजिए, नहीं आपके अलायंस जो पार्टनर है आप उसके खिलाफ मुझे तो ये बता दीजिए, खड़गे जी ने अधीर रंजन जी के लिए बोला कि आप पार्टी छोड़ के आपका जो दोहरा स्टेटमेंट दिया, आपका क्यों स्टेटमेंट दीजिए, बता दीजिए। इसका मतलब कि आप ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हो। भाई अगर खड़गे जी का स्टेटमेंट, भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना खड़गे जी का सीधा सीधा है कि अधीर रंजन जी अगर चाहे तो वो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। अगर बोलने का मौका देंगे तो आप टीएमसी को समर्थन करें, बोलने का टीएमसी का, या फिर आप ये कह दो कि भाई हम इस चीज का खंडन करें। जवाब जो इनकी बात में दोहरापन है, दोहरापन इसलिए कि दोहरापन तो आपका सुन लीजिए।
या तो आप बोलते रहिए, उनको मतलब जवाब नहीं देना है। सुनिए, कि आप जवाब उनको दे- चुप बैठने जवाब के लिए- जवाब दे रहा हूं ना तो मैं, नहीं जवाब बोल अगर रहा। आपको सुनना है तो फिर आपके सवाल का जवाब चाहिए, तो सर उनको समय तो देखिए, दीजिए। मुझे लगता है कि इस देश को भी और इस देश की जनता को भी अब समझना पड़ेगा कि बीजेपी का दोहरा चरित्र कैसे है। सुबह प्रधानमंत्री मुस्लिमों को गाली देते हैं, शाम को किसी दूसरी सभा में कुछ और वक्तव्य देते हैं, और इसी तरीके से अब गृह मंत्री भी लगातार कर रहे हैं। कल गृह मंत्री ने उड़ीसा में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने उड़ीसा में क्या स्टेटमेंट दिया कि क्या आप पे अब तमिल राज करेंगे, उड़ीसा को नंबर 1 बनाएंगे। और थोड़े दिनों पहले वो तमिलनाडु में ये कह रहे थे कि हम तमिलनाडु को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तो जिस तरीके से एक दूसरे से लड़ाने की परिपाटी पर बीजेपी चल चुकी है, जिस तरीके से विरोधाभास इनके खुद के स्टेटमेंट्स में, खुद की नीतियों में है, खुद की रीतियों में है, मुझे लगता है कि देश को समझ आने लगा है। और 4 तारीख को जनता इनको उखाड़ फेंकेगी कि किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ झूठे हवाई वादे करते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। लगातार खुद प्रधानमंत्री गुजरात में, जो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात में मुस्लिमों को आरक्षण देने की पैरोकारी कर चुके हैं, वो टीडीपी के साथ लगातार गठबंधन में हैं। और हमने देखा भी कि कश्मीर में भी वो पीडीपी के साथ रहे हैं। तो जिस तरीके से, और सबसे बड़ी बात, कर्नाटका में 30 साल से इनका गठबंधन जेडीएस के साथ है, जो 95 में ही ये आरक्षण दे चुके। तो किस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पे आज भी क्लियर है। हम लोगों ने धर्म के आधार पर कभी कोई वादा किसी आरक्षण का नहीं किया। हाँ, हम लोगों ने जो वंचित शोषित वर्ग है उनको किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए, उसके लिए लगातार काम करने का काम किया है। हमारे घोषणा पत्र में वो वायदे शामिल किए हैं जिसमें श्रमिक, मजदूर, किसान, छात्र, महिला, बुजुर्ग सबको शामिल करने का काम किया है। सबके लिए रीति और नीति बनाने का काम किया है। सबको मुख्य विकास की मुख्य धारा में कैसा लाया जाए, इसको सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले उनको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। जी अनिल, आपके पास मैं आना चाहूंगा एक बार में। ये अगर चुनाव नहीं होते तो लगता है कि इतना तूल पकड़ता मुद्दा ही देखिए, होता, चुनाव लेकिन क्या इस तरह से होता? बवाल नहीं होता, इतना तूल भी नहीं पकड़ता और राजनीतिक सुर्खियां भी नहीं बनती। अक्सर चुनावी माहौल जब होता है तो कोई भी छोटा अगर इश्यू हो, वोट बैंक को अगर प्रभावित करने वाला हो, कहीं लग रहा है कि किसी पार्टी के फेवर में वो जा सकता है, तो इश्यूज ज़्यादा बनते हैं। आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि पश्चिम बंगाल का ये जो मुद्दा है एक छोटा मुद्दा इसको कह सकते हैं, एक साइड का मुद्दा है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर जब आरक्षण का प्रावधान किया गया था, एक मकसद था कि वंचित वर्ग को किस तरह से बैलेंस किया जाए और जो हाई लेवल का तबका है उतना तो नहीं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचाया जाए ताकि जो चीज़ें संसाधन है उस वंचित वर्ग तक भी पहुंच सकें। नौकरियों में आरक्षण उन लोगों को दिया गया, तमाम शिक्षा के एजुकेशन के क्षेत्र में स्कूलों में उनको आरक्षण वहाँ पर दिया गया। लेकिन जब आरक्षण दिया गया था तो ये शायद नहीं था कि बरसों बरस तक ये आरक्षण चलता रहेगा। इस पर शायद विचार करने की जरूरत है। लेकिन जब भी कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां उस पर विचार करती हैं कि इसको खत्म करना चाहिए, वहां पर उसको सीधा सीधा वोट बैंक खत्म होने का एक डर है, या फिर लगता है अंदेशा कि शायद यहां पर वोट बैंक छिटक जाएगा और सत्ता की कुर्सी शायद अगर आरक्षण को रिव्यू करेंगे, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो वहां से उनको साइड कर दिया जाएगा जनता के द्वारा। तो ये वजह खासतौर से आरक्षण की है। आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कई बार विशेषज्ञ कहते भी हैं कि इसको देखा जाना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की, राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति इस पर कठोर होनी चाहिए। सख्त कदम इसको कहा जा सकता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर एक कदम उठाएगी खत्म करने का या रिव्यू करने का या कुछ दायरा सीमित करने का, वो शायद एक सॉलिड डिसीजन उस पार्टी का होगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक इशू है ये, आरक्षण का मुद्दा, वोट बैंक की तलाश है, वोट बैंक को अपनी तरफ एक तरह से रिझाने का मुद्दा इसको कहा जा सकता है। और पश्चिम बंगाल का ये मुद्दा भी अपने आप में चुनाव के समय उठाए तो इसको कहा जा सकता है कि सीधा सीधा लोगों के हित का है या नहीं है, लेकिन पार्टियां अपने हितों की ओर जरूर इसमें देख रही हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखिए आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, अगर इसमें वोट से साधने, ये उसी तरह का मुद्दा है कि अगर पेट में भूख नहीं लगे तो मुझे लगता है कि कमाने की किसी को आवश्यकता ही नहीं पड़े, ना किसी की ज़रूरतें हों, लेकिन पापी पेट का सवाल है। इसी तरह से राजनीतिक दलों की मजबूरी है आरक्षण को जानबूझ करके भी, घर में भी कईयों को जवाब देना बहुत भारी पड़ता होगा कि आरक्षण पे आपका क्या कहना है, बच्चे भी पूछ लेते होंगे, लेकिन जवाब नहीं दे सकते क्योंकि कारण ये है कि राजनीतिक दलों से बंधे हुए हैं। और राजनीतिक दलों में बच्चों को जवाब दें कि अपनी आकाओं को जवाब दें, या फिर अगर आका उस वोट बैंक को जवाब दें जो देख रहा है कि नीली स्याही अगर चाहिए देखते हुए, तो ये जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि एक बार ये बवाल झेल भी चुके हैं, कितने लोगों के साथ में क्या किस तरह की स्थितियां बनी। तो आरक्षण का मुद्दा हर राजनीतिक दल को ये लगता है कि मेरे लिए फ़ायदेमंद कौन सा धर्म, जाति, कौन सा एरिया,
उसी के हिसाब से भाषाएं बदलनी पड़ती हैं और कोई भी पार्टी उसका स्टैंड ढुलमुल होता है आरक्षण पर। और समीक्षा की बात आती है तो फिर कोई भी इससे, मैंने कहा कि बरका छत्ता है ये, कोई भी नीचे खड़ा होकर के उस पर पत्थर नहीं फेंकना चाहता, क्योंकि मधुमक्खी खुद ही के ऊपर आकर के गिरेंगे, ततैये गिरेंगे, तो उसमें कोई हाथ भी नहीं देना चाहता। क्यों गर्ग साहब सही है, क्योंकि आरक्षण पे मूल रूप से वोट बटोरने का जब वक्त आता है तो हर राजनीतिक दल इस पे चर्चा करता है, लेकिन जैसे ही कुछ आती है समीक्षा, और भी लोग होंगे जिनकी भी इच्छाएं होंगी कि हाँ आरक्षण पे कुछ होना चाहिए, तो उस पर सब खामोश होते हैं। फिर तो ताली ठोक के कहते हैं कि ये हम लोगों की सबकी गारंटी है कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। हर राजनीतिक दल ने गारंटी दी इस चुनाव में कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। योगेंद्र जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, अभी देखो उन्होंने दो सवाल खड़े किए, एक तो जनता दल है उसके साथ में 95 में आपकी सरकार थी और एक टीडीपी के साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि साहब हमारी सरकार, अरे भाई तुम एक तरफ तो कह रहे हो कि ममता बनर्जी हमारे अलायंस में नहीं है, एक तरफ आप अधीर रंजन जी बोल रहे हैं कि भाई हमारे अलायंस में नहीं है, फिर उसका वो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि अधीर रंजन जी पे छूट जाता है, तो आप, और फिर वही ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए कह रही है कि वो 40 सीटों से मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता को 40 इसका जवाब देना चाहिए। 40 जेडीएस के साथ जीत के नहीं आ रही है, वो इनके अलायंस की जो ममता बनर्जी बोल रही है कि जवाब दीजिए ना, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप बताइए 328 में चुनाव लड़ रहे हैं तो वो क्या सरकार बना लेंगे? 328 में सीटों में चुनाव लड़ रहे तो कहां से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का सवाल खड़ा। देखिए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से हम खिलाफ है इसके, मुसलमानों के आरक्षण पे, धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे हम खिलाफ है इसके, धर्म के आधार पे हम तुष्टिकरण के खिलाफ है। ये कांग्रेस तुष्टिकरण करती आई है उसके हम खिलाफ है। आप कितना ही तुष्टिकरण कर लो, लेकिन जनता सब समझती है कि आप किस तरह का काम करते हो। जनता ने मानस बना चुके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, वही 400 पार सीटें आ रही है, हमारी दावे के साथ कह रहे हमारी 400 पार सीटें आ रही है। आपकी अब की बात तो जो विपक्ष का नेता लायक जो है ना, जो 2 बार से नहीं आया, वही स्थिति अभी भी आपकी वही है। जी पंकज जी, सुना आपने? ये सही है, बिल्कुल सही है। ममता बनर्जी, या तो ममता बनर्जी का खंडन कर दो, 40 सीटें ममता बनर्जी ने खुद ने बोला है, अरे 40 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी। तो लीजिए, जवाब तो देने दीजिए, ये मन की बात मत करा, मन की बात नहीं, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। देखिए, मैंने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि ये इस प्रदेश को की जनता को ये बताया कि इनका जो टीडीपी के साथ गठबंधन है और जो लगातार इनका आपने सबने देखा कि जो जेडीएस के साथ गठबंधन, और वो जो 95 में ही ये ऑलरेडी आरक्षण की घोषणा कर चुके हैं, आरक्षण दे रहे हैं, जेडीएस के साथ जवाब गठबंधन था। सुन लीजिए ना मुख्यमंत्री साहब, अरे जेडीएस का जवाब बनाया था ना आपने, जनता को जवाब दीजिए। चलिए बताइए, बताइए, इधर उधर की बात मत करिए। जेडीएस को आपने मुख्यमंत्री बनाया था ना, वो जनता को आपके साथ ही मुख्यमंत्री बना था, करनी में फर्क है, आप कैसे कर सकते हो करनी में फर्क है। और जहां तक पीडीपी की बात है, पीडीपी के बाद में पीडीपी जब हमारे साथ थी, इंटरव्यू में कहा है कि गुजरात में मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्षधर हैं, फिर आप बार बार इस चीज को क्यों डिनाई कर रहे हैं? धर्म के आधार पे आरक्षण किसी भी सूरत में हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे। आधार पर आप कितनी ताकत लगा लो, ने आज के नेताओं ने बार बार उस प्रतिबद्धता को होने देंगे हम, लेकिन आप अभी यहाँ से मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण नहीं होने देगी, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करने देगी। तुष्टिकरण तो सबसे ज्यादा आप बार बार मुसलमान के आधार पर वोट, आप हम तो बुर्का पहनना अलाउ कर देंगे, जनता को बरगलाने का काम आप करते हैं। स्कूल कॉलेजों के अंदर बुर्का पहनना अलाउ कर देंगे। अरे भाई क्यों अलाउ कर देंगे? एक ड्रेस का वो चीज होती है, एक ड्रेस कोड होता है, बुर्का पहनना कैसे अलाउ कर दोगे आप वहां के अंदर? उनका जवाब तो सुनो। बुरखे का सवाल थोड़ी पूछा है, और क्या है? तो बुरखे का सवाल थोड़ी पूछा है, आप शुरू से उसका जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बात मत करिए, आप ये करती आप जन टीवी के माध्यम से देश की जनता को ये बताइए कि आपने कर्नाटका में और पीडीपी के साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया है, आधार पे रिजर्वेशन के खिलाफ है, मुस्लिम आरक्षण दिया भी है, आप उसको कैसे बचाने का किसी भी बताइए आप जनता को देंगे, हम आप देश की जनता को बताइए आधार पे आरक्षण के। मैं आपके माध्यम से जन टीवी के माध्यम से देश की जनता से बात करना चाहता हूं कि ये बीजेपी है, जब देश का बंटवारा आपने धर्म के आधार पे कर दिया था, में बहुत बड़ा फर्क है। इन्होंने आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में मुस्लिमों को आरक्षण दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरक्षण नहीं दिया। आपको इन चेहरों को पहचानना है वोट देने से पहले कि ये लोग किस तरह की इनकी कथनियों करने में बहुत बड़ा फर्क है। वो तो कथनी करनी में तो आप कही है ना, वो सामने नजर आ रहा है।
अधीर रंजन आपका तो रहा है ना, विपक्ष का नेता रहा है ना, फिर क्या हुआ उसका? कौन सी बात कर रहे हैं? हकीकत है ना, मुद्दा यही है अभी पश्चिम बंगाल बात करते उस पे बात मुद्दा यही है, पश्चिम बंगाल वाला मुद्दा है कि हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए, उन्होंने क्लियर करे 5 लाख सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किए, उसका स्टैंड आपका क्या है? आपका क्या स्टैंड है? इधर उधर घुमा के बात करने से क्या मतलब है? काम कर रहे हैं, इधर उधर घुमाने की क्या बात है? जनता चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाह रहा हूं दोनों को ही। देखिए ये मुद्दा जिस तरह का तूफान मच रहा है, ये कोर्ट का डिसीजन है और कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन, मैंने कहा ना कि किसी को लगता है कि न्याय नहीं फैसला हुआ है, लेकिन फैसले का भी आधार होता है। आप अगर जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं वहाँ पे मुद्दे के आधार पे जो डोजियर आपको देनी है, वहाँ सबूत देने होते हैं, कागज़ देने होते हैं कि हाँ इसके आधार पे हमने इस व्यक्ति को ये आरक्षण दिया। अगर नहीं है तो कोर्ट को लगता है तो उन्होंने खारिज कर दिए। लेकिन अगर इलेक्शन का वक्त नहीं होता तो इस पे चर्चाएं होती, लेकिन बवाल नहीं मचता, ये तय है। लेकिन अब वोट है, वोट सबको चाहिए। ममता जी को लगता है कि जिनके सर्टिफिकेट कैंसिल हैं वो मेरा वोट बैंक है, तो वो नहीं जाने चाहिए। बीजेपी को लगता है कि इसको मुद्दा बनाया जा सकता है, तो नीचे से लेकर के बॉटम से टॉप तक सारे लीडर एक ही बात में हैं। कई राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, राजस्थान में जयपुर में भी हुई है। वैसे चुनाव नहीं है, लेकिन लगा पार्टी को कि यहाँ पे भी कुछ करना चाहिए और निशाने पे कांग्रेस रही है। कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी से बात करिए, लेकिन बीजेपी कहते हैं कि जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। मैंने फिर कहूँगा कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये बवाल नहीं होता। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।